हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी रिवॉल्यूशन। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्राइन है उसका डिबेट एक्चुअली है क्या, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हम किसे कह सकते हैं। मतलब ये टोटल लेक्चर डिपेंड होगा, आधारित होगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये समझने पे। उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या है, पार्लियामेंट के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, उससे रिलेटेड ये टोटल इंफॉर्मेशन देखेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड टोटल नॉलेज आपको दे सकूं, टोटल समझ आपको दे सकूं। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन, टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन। सो हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दरअसल है क्या। उससे पहले अगर हमें बेसिक स्ट्रक्चर ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझनी होगी, इसका डिबेट समझना होगा, तो पहले हमें आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 पता होना चाहिए। मतलब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये डिबेट चलेगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और फंडामेंटल राइट्स, इसमें क्लैश हमें दिखाता है। इन दोनों में डिबेट हमें दिखाता है कि फंडामेंटल राइट्स ग्रेट है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना ग्रेट है, ये दोनों में से पावरफुल कौन है, इसमें डिबेट चलता रहता है। उसके बाद ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उसको ही दूसरा वर्ड यूज किया जाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जैसे फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, वैसे बाकी के भी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में है, बाकी के भी आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में है, बाकी के भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में है। वो दरअसल हम अगर बदलते हैं तो बेसिक जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्वरूप ही बदल सकता है, मतलब उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल सकता है। सो वो फंडामेंटल राइट्स से ट्रांसफर होता है केशवानंद भारती केस के बाद बेसिक स्ट्रक्चर पे। सो ये इस लेक्चर में हमें समझना जरूरी है। इसके लिए ये दो आर्टिकल समझना जरूरी है। दरअसल इस दो आर्टिकल में ही डिबेट चलेगा। अभी यहां पे अगर आर्टिकल 368 हम देखेंगे तो आपको तो बेसिक इंफॉर्मेशन इसकी होगी। आर्टिकल 368 में प्रोविजन की गई है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। इसके रिलेटेड प्रोविजन हमें 368 में दी गई है। और आर्टिकल 13 हमें क्या कहता है, अभी आर्टिकल 13 के बारे में हम अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 13 में 4 अलग अलग क्लॉज है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4। बट अगर टोटल आर्टिकल 13 का मोटा मोटी हम विचार करते हैं तो टोटल आर्टिकल 13 ये कहता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर लो, आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हो, बट अमेंडमेंट करते हुए हमें एक ख्याल रखना होगा कि उस अमेंडमेंट की वजह से जो फंडामेंटल राइट्स है उसके ऊपर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। मतलब फंडामेंटल राइट्स जो है वो अबाधित रहने चाहिए। ये आर्टिकल 13 हमें बताता है। अभी यहां पे डिबेट कहां पे शुरू हो गया कि फंडामेंटल राइट्स ग्रेट होंगे और फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो हमें फंडामेंटल राइट्स को मद्देनजर रखते हुए करनी चाहिए। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वजह से फंडामेंटल राइट्स कौन सा भी इंफ्रिंज होता है या फंडामेंटल राइट्स पे कोई आंच आती है तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा वो इनवैलिड होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा आर्टिकल 13 के अंडर। ये आपको समझ में आ गया। अभी आपको आइडिया क्लियरली आ चुकी होगी आर्टिकल 13 क्या है और आर्टिकल 368 क्या है। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक वही है, तो आपको और डिटेल में पता चलेगा कि आर्टिकल 13 क्या है और आर्टिकल 368 क्या है। अभी बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको एक आइडिया आनी चाहिए, इसके लिए बेसिक इसकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे के रखी है। अभी यहाँ पे ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड यूज किया गया है, ये कब यूज किया और किसने यूज किया। पहले तो ये जुडिशरी के द्वारा यूज किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूज किया गया, और वो जो यूज किया गया था वो जजमेंट थी केशवानंद भारती केस की जजमेंट थी। केशवानंद भारती केस था, 1973 का केस था। अभी ये जो केशवानंद भारती जजमेंट है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हो, टोटल कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट आप कर सकते हो, बट इसका ख्याल रहे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर बदल ना जाए, वो बेसिक स्ट्रक्चर पे कोई भी आंच ना आने पाए। जैसे कि आर्टिकल 13 कहता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई आंच नहीं आने पाए, वैसे सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस में कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर कोई आंच नहीं आने पाए। सो यहां से बेसिक स्ट्रक्चर
का डिबेट शुरू हो गया। अभी डिबेट शुरू होने की जरूरत क्या थी? डिबेट क्यों शुरू हो गया? क्योंकि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड तो यूज किया, कॉन्सेप्ट तो यूज की, बट इसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं दी। और इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने एक हिंट क्या दी कि इसके आगे अगर सुप्रीम कोर्ट में या जुडिशरी के सामने कोई बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड केस आता है या जजमेंट आता है, तभी उस सिचुएशन के हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर की अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दी जाएगी। मतलब अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट इससे रिलेटेड जो कंटेंट होगा, बेसिक स्ट्रक्चर में जो कंटेंट होगा वो बताता रहेगा, ये कहा गया। मतलब यहां पे डिबेट शुरू होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेसिक स्ट्रक्चर है, बट हम किसे कहेंगे एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर, क्या होगा बेसिक स्ट्रक्चर, ये हमें पता नहीं है। सो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ का, और यहां से बेसिक स्ट्रक्चर शुरू होता है। अभी बेसिक स्ट्रक्चर में जो कंटेंट आएगा वो हम किस हिसाब से डिसाइड करेंगे? आज तक के जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होंगे, अगर किसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेसिक स्ट्रक्चर पे कोई भाष्य किया गया, कोई जजमेंट दिया गया, तो वो कंटेंट होगा बेसिक स्ट्रक्चर का। और अलग अलग केसेस में अलग अलग कंटेंट हमें मिलते रहेंगे, और आज तक भी मिलते आए हैं। उसी हिसाब से हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर में कंटेंट क्या है। और अच्छे तरीके से मतलब क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर अगर हमें अच्छे से समझना होगा तो इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो है वो समझने होंगे, और इसके पहले जो हिस्ट्री है, इसका एक बैकग्राउंड रहा है, वो भी समझना होगा। और वो कहां से पता चल सकता है? जुडिशरी के अलग अलग जजमेंट से पता चल सकता है। तो यहां पे जो केशवानंद भारती केस है उसका कंटेंट भी हमें दिया गया है, बट उसके पहले हमें 4 जो हिस्ट्री के महत्वपूर्ण केसेस है सुप्रीम कोर्ट के, वो महत्वपूर्ण केसेस हमें समझने होंगे। इसमें से पहला जो केस है वो है शंकरी प्रसाद केस, 1951 का केस है। अभी यहां पे फिर एक बार आपको रिवाइज करता हूं कि यहां पे डिबेट कहां पे चल रहा है। यहां पे डिबेट चल रहा है कि फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डिबेट चल रहा है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया हुआ एक्ट बड़ा होगा या फंडामेंटल राइट्स बड़े होंगे, इसमें डिबेट चल रहा है। तो इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जजमेंट दिया 1951 में, जहां पे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड भी जजमेंट दिया गया। सो यहां पे शंकरी प्रसाद केस में कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि पार्लियामेंट जो है वो ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है, टोटल कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर सकती है। उसमें अगर फंडामेंटल राइट्स भी बदलने पड़ते हैं या फंडामेंटल राइट्स पे भी कोई आती है तो आने दो। ऐसे ही इनडायरेक्टली शंकरी प्रसाद केस में कहा गया था। मतलब वो फंडामेंटल राइट्स हो या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट हो, वो टोटल अमेंड किया जा सकता है, ये कहा गया। मतलब यहां पे फंडामेंटल राइट्स को भी लोअर रखा गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, ये कहा गया। दूसरी केस जो आती है वो दूसरी केस आती है गोलकनाथ केस, 1967 की केस है। अभी ये जो केस है, इस केस में क्या कहा गया कि इस केस में कहा गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो कर सकते हो, बट आप फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। मतलब यहां कहा गया कि एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट आप बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हो। मतलब यहां पे फिर से क्या हो गया कि फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट हो गए, उससे नीचे रखा गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। और उसके बाद हमारा जो माइलस्टोन केस है वो आता है केशवानंद भारती केस। अभी इस केशवानंद भारती केस जो है 1973 का, इसमें क्या कहा गया कि आप ऑल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हो। ये फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ऑल कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हो, बट ये ध्यान रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बदलना नहीं चाहिए, ये कहा गया यहां पे। मतलब केशवानंद भारती केस में पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर इस कॉन्सेप्ट का यूज किया गया। समझ रहे हो? मतलब यहां पे फंडामेंटल राइट्स का डिबेट जाके बेसिक स्ट्रक्चर ये कॉन्सेप्ट आ गई, बट इसमें केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंटेंट है वो नहीं बताया गया था। सो इसके वजह से बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में क्रिटिसिज्म भी आता है। और उसके बाद एक केस आई थी, मिनर्वा मिल केस थी
वो जो केस थी उसमें भी 42nd अमेंडमेंट जो थी उससे रिलेटेड डिबेट है, वो आगे हम डिटेल में देखेंगे ही देखेंगे। अभी एक एक केस हम देखते हैं कि इसका कंटेंट क्या है, इसमें क्या क्या बताया था। तो पहले तो आता है शंकरी प्रसाद केस। अब इस शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ था, वहां पे कहा गया था कि फंडामेंटल राइट हो या कोई भी हो उसका अमेंडमेंट हो सकता है। इट बेस्ड इट जजमेंट्स ऑन द बेस लॉजिक दैट द वर्ड लॉ मेंशन्ड इन आर्टिकल 13 इंक्लूड्स ओनली ऑर्डिनरी लॉज, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। और यहां पे क्या हो गया कि जो शंकरी प्रसाद का जजमेंट था वहां पे क्या कहा गया था कि टोटल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप कर सकते हो, टोटल कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट आप कर सकते हो। बट यहां तो आर्टिकल जो 13 है वो क्या कहता है हमें, अगर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई आती है तो वो जो लॉ होगा, वो जो एक्ट होगा, वो इनवैलिड होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। उससे रिलेटेड भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उससे रिलेटेड कहा कि जो आर्टिकल 13 जिस लॉ की बात कर रहा है वो सब ऑर्डिनरी लॉज है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके एक्ट लाया गया है वो आर्टिकल 13 के अंडर लॉ नहीं माना जाएगा। ये यहां पे जजमेंट दिया गया था, मतलब आर्टिकल 13 के अंडर भी ये इनवैलिड नहीं हो सकता, ऐसे बताया गया था। सो उसके बाद का जजमेंट जो आता है वो गोलकनाथ केस का जजमेंट आता है। गोलकनाथ केस में क्या कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट है, ये राइट आप इसका हनन कभी भी नहीं कर सकते, मतलब फंडामेंटल राइट सर्वोपरि रहेंगे। यहां पे कहा गया है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रीज और टेक अवे एनी ऑफ दिस राइट्स, मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इनमें से कौन से भी फंडामेंटल राइट में इनफ्रीज फंडामेंटल राइट्स को नहीं कर सकते, इसका किसी भी राइट का हनन नहीं कर सकते, ये कहा गया था। उसके बाद जो उन्होंने आर्टिकल 13 का उल्लेख किया तो उसमें यही कहा गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद का ही जजमेंट ओवररूल कर दिया बाद में, और उसमें कहा गया कि इट ओपन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो ए लॉ अंडर आर्टिकल 13। फिर से सुप्रीम कोर्ट गोलकनाथ केस में क्या कहता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो या दूसरा कोई एक्ट हो वो आर्टिकल 13 के अंडर लॉ माना जाएगा, मतलब फिर से आर्टिकल 13 का रूल यहां पे लागू किया गया। समझ रहे आप? सो उसके बाद पार्लियामेंट ने क्या किया कि 24th अमेंडमेंट एक्ट लाया इस जजमेंट के बिहाफ पे, और उसमें क्या कहा गया था, प्रोविजन इन आर्टिकल 368 which declared that parliament has power to take away any of the fundamental right। ये जो 24वां संशोधन लाया गया था पार्लियामेंट की तरफ से इस केस के बाद, उसमें यह कहा गया था कि आर्टिकल 368 के अंडर हम फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। पार्लियामेंट हैज पावर टू टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मतलब इस फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन कर सकते हैं, कोई फंडामेंटल राइट कैंसिल भी हो सकता है, ऐसा कहा गया था 24वें घटना संशोधन में, कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन जिसे हम कह सकते हैं। उसके बाद हमारा जो फेमस केस है वो आता है, वो कौन सा है, केशवानंद भारती केस। उसने जो केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने की है वो सही है, मतलब क्या कि आप ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल टोटल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, संशोधित कर सकते हो, बट आपको एक ख्याल रखना होगा कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो मूलभूत रचना है वो बदलनी नहीं चाहिए। सो ये कहा गया था। सो सुप्रीम कोर्ट ने यहां से अलग तरीके से वही जजमेंट दिया। अलग तरीके से मतलब क्या कि ठीक है आप कर लो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना आप कर सकते हो, आप लेजिस्लेटिव हो, पार्लियामेंट हो, आप कोई भी एक्ट ला सकते हो, बट भाई साहब एक ध्यान में रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बदलना नहीं चाहिए। सो ये कहा गया। इसके लिए तो केशवानंद भारती जो केस है
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और माइलस्टोन भी माना जाता है बेसिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से ही उगम इसका है। इवॉल्वमेंट जो होती है बेसिक स्ट्रक्चर इस कॉन्सेप्ट की यही से होती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 1976 में। अभी ये जो केशवानंद भारती केस है ना, वो 1973 की केस है। उसके बाद आता है 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। उसमें क्या कहा गया है कि नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट, एनी अमेंडमेंट कैनॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। मतलब ये जो अमेंडमेंट एक्ट कहता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहती है कि जो भी पार्लियामेंट एक्ट लाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल ही एक्ट होगा और उससे रिलेटेड किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। मतलब जुडिशरी जो है वो इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकती, जो भी अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट लाएगी उस पर, वो इसमें कहा गया। बट अगर मोटा मोटे वैसे भी हम देखते तभी भी यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जुडिशरी को एक जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल का एक मूलभूत स्वरूप हम देखेंगे तो उसका ही हनन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बदलने की। जैसे कि अगर हिटलर के बारे में आप सोचेंगे तो वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की पावर थी, इसके लिए तो हिटलर ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया। मतलब वहां पे डिक्टेटरशिप वो शुरू कर पाया। क्यों कर पाया? क्योंकि अनलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर थी इसके लिए। तो अगर हम पार्लियामेंट को अनलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर देते तो यहां पे डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ भी हम जा सकते। ये एक धोखा है, ये भी हमें समझना होगा। इसके लिए जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट यहां पे कर रहा है हर एक जजमेंट के अंडर। सो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। अभी ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसके लिए ही मिनर्वा मिल जो केस है वो इंपॉर्टेंट हमें देखना जरूरी है, क्योंकि ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो मिनर्वा मिल केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड ठहराया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया। अगर टोटल इसका कंटेंट हम देखते हैं तो पार्लियामेंट रिएक्टेड टू द अबव केस बाय इनैक्टिंग 42nd अमेंडमेंट एक्ट which declared under Article 368 that there is no limitations on the constituent power of the parliament and it barred the courts from questioning such amendments। मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या कहा गया था कि पार्लियामेंट जो एक्ट लाएगी, अमेंडमेंट करके जो एक्ट लाएगी, उसके ऊपर जुडिशरी किसी भी तरह का क्वेश्चन उपस्थित नहीं करेगी, क्वेश्चन नहीं पूछेगी, मतलब उसका रिव्यू नहीं करेगी। बट दिस प्रोविजन वाज इनवैलिडेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट स्टेटिंग दैट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये इनवैलिड ठहराया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया और बताया गया कि पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। मतलब जुडिशरी का जो रिव्यू करने का अधिकार है, कोई भी एक्ट अगर पार्लियामेंट पास करती है तो जुडिशरी को अधिकार है कि वो एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है या इनवैलिड है, वो देखने का उसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। बट ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये अधिकार पार्लियामेंट नहीं ले सकते, नहीं छीन सकते, ऐसा बोल सकते, क्योंकि वो भी जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी बेसिक स्ट्रक्चर सा जो एक कंटेंट हमें मिला वो मिनर्वा मिल केस में मिला, क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू होगा वो क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा होगा। जैसे कि फंडामेंटल राइट एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, वैसा दूसरा एक कंपोनेंट हमें मिला यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का। ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स उसके भी ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ एक केस है जिसे हम वामन राव केस कहते हैं 1981 की। वहां पे ये केस इंपॉर्टेंट इसके लिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि डॉक्ट्राइन वुड बी अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इनेक्टेड आफ्टर अप्रैल 24, 1973। मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन दी गई थी उसका इंप्लीमेंटेशन कब होगा? ऑब्वियसली केशवानंद भारती केस में ये जजमेंट दिया था तो उसके बाद ही इंप्लीमेंट होगा। तो ये इंप्लीमेंट होगा अप्रैल 24, 1973।
मतलब केशवानंद भारती केस का जो जजमेंट आया था वहां पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दिया गया था, वो उसके बाद ही इंप्लीमेंट हो गया। इसके लिए ये डेट भी इंपॉर्टेंट है और ये वामन राव केस भी हमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद अभी अगर अलग अलग जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है वो अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हम देखेंगे तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे वो हमें इस लिस्ट में दिए गए। अगर आप पेन और नोटबुक लेके बैठे हैं तो प्लीज ये सब नोट डाउन करके लीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड बार बार यूपीएससी या अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो केसेस है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये पूछे जाते हैं। तो इसके लिए सबकी इंफॉर्मेशन आपको होना जरूरी है और बेसिक स्ट्रक्चर पे डायरेक्टली डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे कंपोनेंट जो दिए है, एलिमेंट्स जो दिए है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, सॉवरेनिटी, लिबर्टी एंड रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, जुडिशियल रिव्यू, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सेपरेशन ऑफ पावर। अभी ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, ये कितना जरूरी है डेमोक्रेसी से रिलेटेड, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है ना उसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर माने जाते हैं। 3 इंपॉर्टेंट पिलर कौन कौन से? एक तो जुडिशरी है, दूसरा लेजिस्लेटिव है और तीसरा एग्जीक्यूटिव है। ये 3 पिलर माने जाते हैं और इनके एक बीच में एक सेपरेशन होना चाहिए, और उस सेपरेशन की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे के जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर निगरानी रख सकते हैं। उसमें कुछ अगर गलत होता है तो उसका रिव्यू एक दूसरे का कर सकते हैं, उसमें करेक्शन एक दूसरे कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे ही हमारी जो डेमोक्रेसी है वो टिकी रह सकती है। तो ये तो हो गया क्या, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसमें हम हेरा फेरी कुछ करते हैं तो डेमोक्रेसी बदल सकती है, उसके पिलर ही नहीं रहे तो डेमोक्रेसी गिर जाएगी, ये भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद फेडरल कैरेक्टर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, रूल ऑफ इक्वेलिटी है, और बाकी भी यहाँ पे एलिमेंट्स अलग अलग दिए हुए हैं। अगर बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी तो ये इंफॉर्मेशन आपको होनी जरूरी है। ये टोटल इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लीजिए, या अगर नोटबुक पेन नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो ये सब इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। मतलब मोटा मोटी अगर हम बात करेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो बेसिक नेचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो टिका रह सके। उसके साथ साथ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डैमेज है, मतलब डैमेज मतलब क्या कि मूल स्वरूप जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डैमेज ना हो पाए। उसके साथ साथ हमारी जो डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, वो भी बचा के रखना जरूरी है। अन्यथा क्या हो सकता है, उसका डिक्टेटरशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। उसके साथ साथ बेसिक टेनेट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जिसे बोलते हैं, बेसिक जो एलिमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बरकरार रहना जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंपॉर्टेंट है वो बना रहे, कॉन्स्टिट्यूशन वैसे के वैसे बनी रहे। यहाँ पे ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में तो आपको मैंने बताया है, बता ही दिया है। और उसके बाद मेन क्रिटिसिज्म बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का क्रिटिसिज्म क्या किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म ये किया जाता है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है उसकी कहां पे भी डेफिनेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में। मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट जुडिशरी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई तो गई है, बट इसकी डेफिनेशन क्या है, किसे हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, यही लोगों को पता नहीं है, यही अथॉरिटी को पता नहीं। तो इसकी वजह से ये जो है ये एक वास्ट कॉन्सेप्ट मानी जाती है, एक वेग कॉन्सेप्ट मानी जाती है। तो इसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। उसके साथ साथ इसके अंदर क्या होता है, ऐसा बोला जाता है कि जो जुडिशरी है वो खुद की फिलॉसफी इंपोज करने की ट्राई करती है पार्लियामेंट पे, लेजिस्लेटिव पे। ये भी क्रिटिसिज्म इसका किया जाता है। मतलब ये जो 2 बेसिक क्रिटिसिज्म है ये आपको पता होना जरूरी है। उसके साथ साथ अगर कंक्लूजन इसका दे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर की एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में एक डेफिनेशन होना जरूरी है।
तभी हम बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक प्रिकॉशंस ले सकते हैं। और लेजिस्लेटिव को भी पहले से पता होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, और हमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना योग्य है और क्या अमेंडमेंट करना अयोग्य है, इनकरेक्ट है। ये सब आइडिया आ सकते हैं। मतलब बेसिक यहाँ पे यही है कि बेसिक स्ट्रक्चर की कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में डेफिनेशन देना जरूरी है। सो ये सब इंफॉर्मेशन थी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। आशा करता हूं मैं अच्छे से आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन समझा पाया होगा। अगर आपको लगता है ये बेनिफिशियल है, अच्छा है, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये शेयर कीजिए। और जो भी मैंने इंफॉर्मेशन आपको बताई है वो इंफॉर्मेशन अच्छे से 1-2 बार देख लीजिए, ताकि जो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिबेट है आपको समझ में आ सके। पॉलिटी से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण मुद्दा था, इसके लिए मैंने डिस्कस किया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक करिए। और डिसलाइक क्यों किया ये कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, ताकि उसके हिसाब से इस पे मैं इम्प्रोवाइजेशन पे काम कर सकूं। सो यहाँ पे मैं आपकी रजा लेता हूं। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।